रामगढ़ गांव में एक महेश नाम का किसान अपने खेतों में काम कर रहा था कि तभी अचानक एक नेवला आया जो एक सांप के पीछे पड़ा हुआ था। वो सांप जल्दी से बिल के अंदर घुस जाता है। खेतों में काम कर रहे महेश की नजर उस पर जाती है। वो जल्दी से अपना फावड़ा लेकर वहां पहुंच जाता है। ए नेवले, मनसा देवी हमारी कुल देवी हैं और हमारे रहते कोई उनके वाहन को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इसलिए मैं तुझ पर वार करूं इससे पहले तू यहां से भाग जा। आग झपकते ही वो नेवला वहां से गायब हो जाता है। ये चमत्कार देख महेश कहता है, अरे ये कैसा चमत्कार था जो पल भर में ही वो नेवला गायब हो गया? क्या वो कोई जादू था? तभी उस बिल के अंदर से आवाज आती है, हाँ वो जादूगर ही था। अगर तुम आज नहीं होते तो मेरे प्राण नहीं बचते। कौन है? कौन है? तभी वो सांप बिल से बाहर आता है और पल भर में ही नागराज का रूप ले लेता है। अरे ये कैसे हो गया? तुम भी कोई जादूगर हो क्या? नहीं, लेकिन मैं एक इच्छाधारी नाग हूं। इच्छाधारी नाग? लेकिन ये सब तो मैंने कहानियों में सुना था। क्या ये सब सच में भी होता है? और तुमने ये राजा जैसे कपड़े क्यों पहने हुए? क्योंकि मैं भी राजा हूं, इसलिए। मैं हूं सर्पराज विक्रमादित्य। राजा होकर तुम एक नेवले से डरकर भाग रहे थे? क्या तुम्हें मजाक करने के लिए कोई और नहीं मिला? अपनी इस नागमणि की वजह से, क्योंकि मेरे माथे पर जो नागमणि चमक रही है, इस नागमणि को छीनने के लिए एक तांत्रिक मेरे पीछे पड़ा है। वो नेवला भी उसी का भेजा हुआ था। उसकी शक्ति के सामने मेरी शक्ति कमजोर पड़ जाती है। तुम्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा ना? रुको। ये कहकर वो नागराज एक सांप में बदल जाते हैं जिसके सर पर नागमणि चमकने लगती है। अरे बाप रे, इसमें कितनी रोशनी है! बंद करो इसे। इतनी रोशनी तो हमारे गांव में दिवाली पर भी नहीं होती। तभी वो सांप फिर से राजा बन जाता है। इस मणि में मेरे और सारे सर्प कुल के प्राण बसे होते हैं। अगर गलती से भी ये उस तांत्रिक के हाथ लग गई तो मेरा सारा का सारा सर्प कुल समाप्त हो जाएगा। साथ ही वो इतना शक्तिशाली बन जाएगा कि यमराज भी उसे छू नहीं पाएंगे। ये तो बड़ी चिंता की बात है, लेकिन इसका कोई उपाय तो होगा। अगर तुम कुछ दिन के लिए मुझे अपने घर में रहने की जगह दे दो तो मैं तपस्या करके ये पता लगा सकता हूँ कि उसका खेल कैसे खत्म होगा। लेकिन मेरा घर तो बहुत छोटा सा है। ऊपर से घर पर तो वैसे भी मुसीबतों का पहाड़ है। बेटी की तबीयत खराब हुए 20 दिन हो गए, लेकिन अभी तक ठीक नहीं हुई। कितने डॉक्टरों को दिखा चुका, यहाँ तक कि उसके लिए जमीन भी मुझे गिरवी रखनी पड़ी। एक वक्त खाकर दूसरे वक्त क्या खाऊंगा ये भी नहीं पता। उसकी चिंता तुम मत करो। जब तक ये मणि तुम्हारे घर पर रहेगी तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। यहाँ तक कि धन धान्य की भी कोई कमी नहीं रहेगी। यहाँ तक कि ये मृत शरीर में प्राण का संचार तक कर सकती है। महेश काफी देर तक सोच में डूबा रहा, लेकिन उसकी समझ में अभी तक नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। देखो, मुझे तुम्हारी बातों पर ज्यादा भरोसा तो नहीं है, लेकिन हमारी कुलदेवी जो है उनका वाहन एक सर्प ही है, इसलिए मैं तुम्हें नाराज नहीं कर सकता। चलो फिर मेरे साथ। राजा सांप का आकार लेकर एक टोकरी में बैठकर महेश के साथ घर आ जाता है। रास्ते में आते वक्त वो कुछ केले तोड़कर अपने साथ ले आता है। फिर जैसे ही घर पहुंचता है तो एक सांड भागता हुआ उसके पास आता है। महेश उसे वो केले देते हुए कहता है, ले, इसे पेट भर कर खा। मैं जब तक हूं तेरी सेवा में कोई कमी नहीं होने दूंगा। तुम एक सांड से भी कितना प्यार करते हो। सचमुच तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। गांव का कोई भी ग्वाला इसे रखने को तैयार नहीं, इसलिए मैंने इसे अपने पास ही रख लिया। फिर महेश उस राजा के साथ अंदर जाता है जहां उसकी पत्नी रमा उससे कहती है, आज तो आप बड़ी जल्दी आ गए जी। खैर अच्छा ही हुआ जो जल्दी आ गए, नहीं तो मैं खुद ही खेत पर आ रही थी। क्यों, मेरी अनु बिटिया को फिर से बुखार आ गया है क्या? अरे नहीं, बल्कि आज तो वो बिल्कुल ठीक है। उसने अच्छे से खाना भी खाया और अब देखो खेल भी रही है। और आपको पता है, कुछ देर पहले जमींदार साहब आए थे। उन्होंने कहा कि माँ मनसा देवी उनके सपने में आई थी और उन्होंने कहा है कि हमारी जो जमीन उनके पास गिरवी है उसमें उनका वास है, इसलिए अब वो जमीन गिरवी ना रखे। अब तो बस मतलब हमें उनका पैसा देना है, ब्याज नहीं। क्या सचमुच? आज मैं बहुत खुश हूँ रमा। अरे ये कौन है आपके साथ? ये मेरे दोस्त हैं। अब से ये यहीं रहेंगे। लेकिन पहले तो इन्हें कभी देखा नहीं। लेकिन मैं इस छोटे से कमरे में कैसे रहूंगा? देखो दोस्त, अब मैं कोई राजा तो हूं नहीं, तो राजमहल कहां से लाऊंगा? और वैसे भी अब तक तो तुम उस गड्ढे में रह रहे थे, तो उससे तो बढ़िया ही जगह है ना ये। नहीं नहीं, मैं तो इस झोपड़ी में कभी नहीं रह पाऊंगा। अब मुझे ही कुछ करना होगा।
नाग सर्प महेश के साथ बाहर आता है, फिर अपनी मणि के चमत्कार से उस झोपड़ी को एक महल में बदल देता है। अरे ये तुमने क्या किया? अचानक से इस झोपड़ी के महल में बदल जाने से लोग संदेह नहीं करेंगे, और तुम्हारा वो तांत्रिक, वो तो सब कुछ समझ जाएगा। बिल्कुल सही कहा तुमने, लेकिन कोई बात नहीं, फिर मिट्टी के ऊपर ये झोपड़ी रहने दो और मिट्टी के अंदर होगा महल। फिर वो उस महल को जमीन के नीचे और मिट्टी के ऊपर झोपड़ी रख देता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज एक बाबा वहां आता है। भिक्षाम देहि। आती हूँ बाबा। तभी वो बाबा विभूति छिड़क कर कहता है, नहीं, लगता है उस सर्प ने यहाँ भी आश्रय नहीं लिया, नहीं तो ये विभूति लाल रंग की हो जाती। लेकिन वो ये गांव छोड़कर तो जा नहीं सकता, फिर आखिर गया कहाँ? कुछ देर बाद वो महेश के घर के बाहर पहुंचता है, जहां रमा उस सांड को चारा खिला रही थी। भिक्षाम देहि। अभी लाती हूँ बाबा। बबलू, तुम तब तक ये सारा चारा खा लेना। रमा जैसे ही अंदर जाती है, साधु फिर से वो विभूति छिड़कता है, जिससे वहां की मिट्टी लाल हो जाती है। तभी वो साधु तांत्रिक के भेष में आ जाता है और बीन बजाने लगता है। रमा ये देख लेती है और वो समझ जाती है कि वो वही तांत्रिक है और नागमणि लेने आया है। वो उसकी बीन छीनने की कोशिश करती है, लेकिन तांत्रिक उसे धक्के मारकर गिरा देता है और फिर बीन बजाने लगता है। नागराज को महल में बैठे हुए उस बीन से परेशानी होने लगती है और वो सांप बनकर सर पर मणि लगाए बाहर आ जाता है और तांत्रिक के सामने खड़ा हो जाता है। तांत्रिक उस पर विभूति छिड़कता है, जिससे वो सांप से राजा बन जाता है। क्या सोचा था तूने? तो मुझसे खुद को बचा लेगा? नहीं, ये तू कभी नहीं कर पाएगा। इस तांत्रिक की शक्ति के सामने तो कुछ भी नहीं। अब मैं तेरे शरीर को चीरकर नागमणि बाहर निकाल लूंगा। तभी नागराज हाथ जोड़कर मां मनसा देवी को याद करने लगता है। हे देवी माँ, मेरी रक्षा कीजिए माँ। फिर महेश भी बाहर आ जाता है और चुपके से अपने सांड बबलू के कान में कहता है, वो देख बबलू, उस तांत्रिक ने लाल चोला पहना हुआ है। जा, अब तू जाकर उसको ऐसा उठाकर पटक कि उसका कचुम्बर निकल जाए, और ऐसी लात मारना कि इस जन्म में वो कभी सीधा खड़ा ही ना हो पाए। अब जा, जल्दी जा। बबलू भागते हुए जाता है और उस तांत्रिक को जोर से उठाकर पटक देता है। तांत्रिक कुछ कर पाता उससे पहले ही बबलू उसे पटक पटक कर अधमरा कर देता है। फिर नागराज उसके गले से वो माला छीन लेता है और उसे तोड़ देता है, जिससे उसकी सारी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं और वो वहीं मर जाता है। नागराज महेश का शुक्रिया अदा करता है। शाबाश मेरे दोस्त, आज तुमने फिर से अपनी बुद्धि से मेरी जान बचाई है। तुम सचमुच मेरे दोस्त हो। अब मुझे नागलोक वापस जाना होगा अपनी इस मणि के साथ, और अब से तुम हमेशा धन धान्य से ऐसे ही परिपूर्ण रहोगे। साथ ही अब मेरा ये महल तुम्हारा। नागराज महेश के गले लगता है, फिर खुशी खुशी अपनी नागमणि के साथ नागलोक लौट जाता है। मेरे हाथ नागमणि लग गई है, अब मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा, लेकिन तभी सुलेखा नागिन उसके सामने आई और उसे डस लिया। उस आदमी के हाथ से नागमणि नीचे गिर गई और उस आदमी की मौत हो गई। नागमणि कोई बच्चों का खिलौना नहीं है जो जब चाहे चुरा ले। ये नागिनों का अहंकार है, अहंकार। इसे चुराने से पहले मुझसे सामना करना पड़ेगा। ये बात तो सच है कि नागमणि बहुत ही सुंदर और दुर्लभ चीज है, इसीलिए हर कोई नागमणि पाना चाहता है। लेकिन सुलेखा नागिन नागमणि की पहरेदारी कर रही है। नागराज ने उसे ये जिम्मेदारी दी है। बचपन से ही सुलेखा बहुत जिद्दी है। बचपन में नागमणि की रक्षा करते हुए उसके माता पिता का देहांत हो गया था। हरिहर नाम का एक बूढ़ा आदमी एक बार जंगल में नागमणि को चुराने आया था। तब सुलेखा बहुत छोटी थी। मेरी जानकारी के हिसाब से नागमणि इसी जंगल में कहीं है। बस एक बार मिल जाए, उसके बाद तो मजे ही मजे होंगे। मैं करोड़पति बन जाऊंगा। हरिहर नागमणि ढूंढने लगा और जंगल के बीचों बीच एक सुरंग के अंदर उसे नागमणि मिल गई। लेकिन तभी सुलेखा के माता पिता वहां आ गए और उस बुढ़े को डस लिया। हरिहर के पास चाकू था। हरिहर ने चाकू से दोनों को मार डाला और नागमणि छोड़कर तुरंत भाग गया। माँ, पिताजी, ये क्या हो गया? आप दोनों क्यों चले गए मुझे छोड़कर?
नागराज वहां आ गए और दोनों का अंतिम संस्कार किया गया। हे नागराज, जिसने भी मेरे माता पिता को मारा है, मैं उसके वंश को निर्वंश कर दूंगी। वाह सुलेखा, तुम हो असली नागिन। आज से इस नागमणि की जिम्मेदारी तुम्हारी है। सुलेखा पहरेदारी करने लगी। उधर हरिहर घर पहुंचा और उसकी सांस फूलने लगी। क्या हुआ है दादाजी? आपको क्या हुआ है? मुझे नागिन ने डस लिया है बेटा। मैं नागमणि की खोज करने गया था। ये सांप और नागिन बहुत भयंकर प्राणी हैं। उनसे बच के रहना। ये बोलकर हरिहर ने अपनी सांस त्याग दी। राहुल बड़ा गुस्सा हो गया। वो अपने दादाजी से बहुत प्यार करता था। मेरे दादाजी को जिसने भी मारा है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और मेरे दादाजी की आखिरी इच्छा, वो नागमणि, मैं हासिल करूंगा। ये मेरा वादा है। और ऐसे ही दोनों तरफ एक जंग की सूचना हो गई और ऐसे ही कुछ साल बीत गए। राहुल बड़ा हो गया और उधर सुलेखा नागिन भी बड़ी हो गई। राहुल नागमणि चुराने का प्लान बनाने लगा और सुलेखा उसके माता पिता के हथियारों को ढूंढने लगी। सुलेखा जंगल से बाहर आती थी और पूरा शहर छान मारती थी। उसने उस बुढ़े का चेहरा देखा था। वो चेहरा मैं कभी नहीं भूलूंगी। मुझे उसे मारना है। लेकिन सुलेखा को ये पता नहीं था कि वो बुढ़ा उसी दिन मर गया था। ऐसे ही एक दिन वो रास्ते में भटक रही थी, तभी अचानक से एक गाड़ी ने उसे धक्का मार दिया। आह, मेरा पैर! सुलेखा दर्द से तड़पने लगी और तभी वहां राहुल आ गया। अरे क्या हुआ आपको? आप चिल्ला क्यों रही हो? उस गाड़ी ने मुझे धक्का मार दिया है। तुम शहर वालों में बिल्कुल भी तमीज नहीं है। मतलब तुम इस शहर से नहीं हो क्या? कहाँ से हो तुम? जंगल से। जंगल से? मतलब जंगल में कौन सा इंसान रहता है? सुलेखा से गलती हो गई, इसीलिए उसने तुरंत कहा, नहीं, मेरा मतलब मैं गांव से हूँ। अच्छा, तो ये बात है। मैंने सुना है कि गांव की लड़कियां बहुत सुंदर होती हैं। सुलेखा शर्मा गई। राहुल सुलेखा को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने सुलेखा की पल्स चेक करते हुए कहा, अरे तुम्हारी त्वचा इतनी ठंडी क्यों है? इंसानों को तो ऐसा नहीं होता है। वो मुझे एक बीमारी है, आप जल्दी से दवाई दीजिए। डॉक्टर और राहुल ने उस बात को इग्नोर कर दिया। नागिनों का शरीर ठंडा होता है, ये राहुल को भी पता है, लेकिन राहुल सुलेखा के प्यार में पागल हो गया है, इसीलिए उसने उस बात पर ध्यान नहीं दिया। सुलेखा राहुल के साथ उसके घर गई। सुनो, तुम आज यहाँ रह सकती हो। वैसे तुम शहर किस लिए आई थी? मुझे किसी को ढूंढना है। कोई खो गया है क्या? नहीं, उसने मेरे माँ बाप को मार डाला है और मुझे पता है कि वो शहर में ही रहता है। अरे बाप रे, ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारे साथ हूँ सुलेखा। ये बोलकर राहुल ने सुलेखा को गले लगा लिया। सुलेखा भी राहुल को पसंद करने लगी, लेकिन उन दोनों को ही पता नहीं था कि वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। अगले दिन सुलेखा चली गई, लेकिन वो वादा करके गई कि वो राहुल से फिर मिलेगी। सुलेखा जंगल में लौट गई। नागराज ने उससे कहा, सुलेखा, कल रात को तुम कहाँ थी? वो एक दोस्त के घर में थी नागराज। देखो सुलेखा, तुम एक नागिन हो। किसी इंसान से दोस्ती मत करना। इंसान लालची होते हैं, वो बस अपने फायदे का सोचते हैं। जी नागराज, लेकिन मेरा दोस्त वैसा नहीं है। वो दयालु है, उसने मेरी मदद की। जो तुम ठीक समझो, लेकिन हमेशा चौकन्ना रहना। इंसान कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन तब तक सुलेखा राहुल के प्यार में खो गई थी। वो बार बार अपने आप से कह रही थी, नहीं नहीं, मेरा राहुल वैसा नहीं है, मेरा राहुल अच्छा है। सुलेखा हर रोज जंगल से निकलकर शहर आने लगी और राहुल से मिलने लगी। राहुल के घर पर उसका आना जाना बढ़ गया। एक दिन उसने देखा कि राहुल के घर में एक कमरे के दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। राहुल, ये कमरा बंद क्यों है? कुछ नहीं सुलेखा, उस कमरे में मेरे काम की चीजें हैं। तुम इस घर में कहीं भी जा सकती हो, बस उस कमरे में कभी मत जाना। सुलेखा ने राहुल की बात मान ली। राहुल और सुलेखा एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करने लगे, लेकिन दोनों ही अपने मकसद नहीं भूले। इतने में कुछ दिन बाद सुलेखा को उल्टियां होने लगी। डॉक्टर के पास जाने पर पता चला कि सुलेखा के पेट में राहुल का बच्चा है। राहुल बहुत खुश हुआ। अरे वाह सुलेखा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन मैं कुंवारी हूँ, किसी को पता चल गया तो क्या होगा? तो मुझसे शादी कर लो। वैसे भी बहुत जल्द मैं अमीर बनने वाला हूँ। अच्छा, वो कैसे? बनने के बाद बताऊंगा कि कैसे। सुलेखा जंगल में चली गई, लेकिन नागराज सब कुछ समझते हैं। उन्होंने सुलेखा को देखते ही बता दिया कि वो पेट से है। छी सुलेखा, छी। मैंने सोचा था कि तुम नागिनों की रक्षा करोगी, नागमणि की पहरेदारी करोगी, और तुम एक इंसान के बच्चे को अपने पेट में पाल रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। नागराज और सारे नागिनों ने मिलकर सुलेखा को बाहर भेज दिया। सुलेखा रोते हुए राहुल के पास चली आई। राहुल,
मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है सुलेखा, तुम अभी आराम करो। आज रात को मुझे कहीं जाना है। आज मेरा मकसद पूरा होने वाला है। आज मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। सुलेखा सो गई। रात को उसकी नींद टूटी, तब तक राहुल बाहर निकल चुका था। असल में उसे नागमणि का पता चल गया था। वो वही लेने गया था। वो जंगल में घुस गया और नागमणि को ढूंढने लगा। उधर सुलेखा नींद से उठकर घर के अंदर इधर उधर घूम रही थी। ऐसे ही वो उस बंद कमरे के बाहर चली आई। इस कमरे के अंदर है क्या, जरा देखूं तो। सुलेखा नागिन बन गई और दरवाजे के नीचे से कमरे के अंदर घुस गई। और वहां घुसते ही उसने जो देखा, उससे उसके होश उड़ गए। उस कमरे में नागिन और नागमणियों को लेकर बहुत सारी किताबें थी और दीवार पर राहुल के दादाजी की तस्वीर लगी हुई थी। अरे, ये तो वही है जिसने मेरे माँ बाप को मारा था। इसका मतलब राहुल इसी खूनी का पोता है। इसका मतलब राहुल नागमणि चुराने गया है। नहीं नहीं, मुझे अभी जाना होगा। सुलेखा तुरंत वहां से निकल गई। उधर राहुल को वो गड्ढा मिल गया जिसमें नागमणि थी। राहुल ने नागमणि निकाली और तभी नागराज वहां चले आए। बाकी नागिनें भी चली आई। देखो, मेरे पास मत आओ। मुझे नागमणि लेने दो। ये मेरे दादाजी का सपना था। तभी वहां सुलेखा चली आई। रुक जाओ राहुल, तुम ये नहीं कर सकते। सुलेखा, तुम यहाँ कैसे? कौन हो तुम? तभी सुलेखा नागिन रूप में आ गई और फिर से वापस सुलेखा बन गई। तुम एक नागिन हो? हाँ, नागमणि के चक्कर में तुम्हारे दादाजी ने मेरे माता पिता को मारा था। और तुम्हारे माँ बाप ने मेरे दादाजी को? तो फिर बदला पूरा हो गया। अब और खून खराबा करके क्या फायदा। मैं तुमसे प्यार करती हूँ राहुल। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ सुलेखा। तुम सही कह रही हो। लालच बुरी चीज है। नागराज, ये नागमणि आप रख लीजिए और सुलेखा को मेरे हाथों सौंप दीजिए। नागराज खुश हुए। बड़े ही धूमधाम से राहुल और सुलेखा की शादी हो गई। नागमणि नागराज के पास ही रही। कुछ महीनों बाद राहुल और सुलेखा की एक बेटी हुई और आखिर में प्यार की जीत हो गई।